काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले इस लेसन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है। ठीक, फिर इसी के अंतर्गत सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में जान लेंगे और व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष और सतत मूल्यांकन के महत्व क्या है, विधियाँ क्या है, कार्यप्रणाली और क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे इस लेसन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन से क्या आशय है। ठीक है, तो पहले क्या जानेंगे कि भाई दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन का अर्थ है शिक्षार्थियों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम आकलन। ठीक है, विश्लेषण करना जिससे शिक्षार्थियों की दक्षता एवं ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके माध्यम से समझेंगे कि जैसे हम लोग प्राइमरी स्कूल में या फिर प्राइमरी स्तर की कक्षाओं में छात्रों से कक्षा 1 से 100 तक की गिनतियों का अभ्यास कराते हैं। ठीक है, उन छात्रों में निम्नांकित दक्षताएं देखी जा सकती हैं। कौन कौन सी दक्षताएं? पहला, संख्याओं की पहचान करना, संख्याओं को लिखना, संख्याओं की धारणा और संख्याओं को लिखने का निश्चित क्रम। इनमें पूर्ण रूपेण दक्षता प्राप्त करना ही अधिगम प्रक्रिया है। इस अधिगम की जांच या अंकन हेतु शिक्षक दक्षता आधारित मूल्यांकन का सहारा लेते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक उन कारणों को ज्ञात भी कर लेते हैं जिनके कारण शिक्षार्थी अपेक्षित स्तर तक सीखने में असमर्थ हैं। अर्थात शिक्षकों को कक्षा में समय समय पर दक्षता आधारित मूल्यांकन या अंकन करते रहना चाहिए, जिससे छात्रों में दक्षता का ज्ञान हो सके और अधिगम प्रक्रिया को सबल बनाया जा सके। ठीक, तो ये दक्षता आधारित मूल्यांकन का जो आशय था यहाँ पे स्पष्ट हो चुका है। और आगे जो था सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे व्यापक मूल्यांकन के बारे में जान लेते हैं। लिखा है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, व्यापक मतलब एक बड़े पैमाने पर बात की जा रही है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करती है। चूँकि मूल्यांकन और शिक्षा का परस्पर गहन संबंध है, अतः मूल्यांकन भी जीवन से मृत्यु तक किसी न किसी रूप में पाया जाता है। मनुष्य के जीवन में अनेक पहलुओं, पक्षों, अवयवों, अवधारणाओं का संयुक्त स्वरूप है जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। वस्तुतः वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। इस मूल्यांकन के द्वारा यह निर्णय लिया जा सकता है कि कौन से तत्व छात्र के अंदर अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं तथा इन तत्वों का छात्र के विकास में क्या योगदान है। शैक्षिक क्षेत्र में किसी बालक का मूल्यांकन करते समय उसके वातावरण तथा सामाजिक पृष्ठभूमि व उसकी शारीरिक क्षमता को समझ कर ही व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, तो ये व्यापक मूल्यांकन का अर्थ हो गया। आगे यहाँ पे है कि सतत मूल्यांकन का महत्व क्या है। लिखा है कक्षोन्नति का प्रमुख साधन वार्षिक परीक्षा या उसके परिणाम होते हैं। ठीक, सतत मतलब एक कंटिन्यू, समय समय पर। ठीक, और इस प्रथा से भली भांति परिचित हैं। कौन सी? जो यहाँ पे वार्षिक परीक्षाएं होती हैं कक्षोन्नति के लिए। संपूर्ण संकुल संकल्पना के कार्यक्रम अंतर्निहित सतत मूल्यांकन इस समस्या का प्रमुख समाधान है। सतत मूल्यांकन के माध्यम से बालक की योग्यता तथा अयोग्यता के बारे में नियमित रूप से उपयोगी तत्वों का संकलन संभव हो सकेगा। इन तथ्यों का प्रयोग ऐसे उपचारात्मक शिक्षण यंत्र तथा समृद्ध शिक्षण के रूप में किया जा सकेगा जिससे कि बालकों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का अधिकतम विकास किया जा सके और शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस फीडबैक से न केवल विद्यार्थियों को मापन, वर्गीकरण एवं प्रमाणीकरण में सहायता मिलेगी, अपितु उसकी कार्यकुशलता एवं सफलता के स्तर को सुधारने की तथा इस प्रकार के रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा उसके अधिकतम विकास की व्यवस्था को सक्षम बनाया जा सकेगा। इस प्रकार सतत मूल्यांकन के परिणाम हमें शीघ्र प्राप्त होंगे और सतत मूल्यांकन स्वयं लक्ष्य न होकर लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। ठीक, तो ये क्या है? साधन है। विद्यार्थी परीक्षा के भय से मुक्त हो सकेंगे तथा सहज भाव से मूल्यांकन के लिए तत्पर रहेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को सतत मूल्यांकन की कार्यप्रणाली एवं सोपान का संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक, तो देखते हैं क्या है। मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है। सतत मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों को अपने साफल्य में सहायता मिलती है। वह अध्ययन करने को तैयार रहता है। मूल्यांकन की प्रविधियों का इसलिए उद्देश्यपूर्ण एवं विश्वसनीय होना आवश्यक है। सतत मूल्यांकन के लिए जो भी विधि अपनाई जाए वह पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। उसका प्रमुख आधार मापन की क्रिया होना चाहिए। इसीलिए उचित मापदंडों का निर्धारण पहले से कर लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सतत मूल्यांकन असंभव है।
सतत मूल्यांकन में निम्नलिखित सोपानों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे सोपान है। सोपान मतलब एक प्रकार से पद हो गए। तो पहला है उद्देश्य की व्याख्या। जिस उद्देश्य का भाई निर्धारण किया जाना है उसकी स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए। परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए, यानी विद्यार्थियों को ऐसी परिस्थिति में रखा जाना चाहिए जहाँ से वो वांछित व्यवहार को प्रदर्शित कर सके, अर्थात यह परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जो व्यवहार की अभिव्यक्ति में सहायता कर सके। इस प्रकार परिस्थिति का ज्ञान मूल्यांकन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। आगे है प्रविधि का प्रयोग। बालक में हुए व्यवहारिक परिवर्तनों को जानने के लिए प्रविधि का उपयोग किया जाता है। मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन। परिस्थिति का ज्ञान हो जाने के पश्चात उन प्रविधियों का चयन किया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों के इच्छित व्यवहार के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करें। आगे फिर है निष्कर्ष निकालना। इसमें क्या है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। इससे कक्षा में उच्चतम तथा निम्नतम प्राप्तांक क्या है, कक्षा का उच्चतम औसत प्राप्तांक क्या है, कक्षा में विशिष्ट छात्र की क्या स्थिति है, क्या किसी छात्र ने अपनी योग्यता से सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और छठवां पॉइंट है हमारा भविष्यवाणी। यदि एक विषय का मूल्यांकन किया जा चुका है तो उसी समस्या से संबंधित अन्य पहलुओं का भी उसी आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा तथा कारणों का पता लगाया जा सकता है। किसी विद्यार्थी के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है, किसी विस्तृत समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। ठीक, आगे है प्रदत्तों का विश्लेषण। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तथा पता लगाया जाए कि उसके कारण कितनी मात्रा में प्रगति हुई है। आठवां है कि प्राप्त साक्ष्यों का विवेचन। जब प्रविधि का प्रयोग किया जाता है तथा साक्ष्यों को अभिलेखों में दर्ज किया जा सकता है तो इसका विवेचन करना भी आवश्यक होता है। आगे लिखा है कि सतत मूल्यांकन के क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ हम क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो शिक्षा में सतत मूल्यांकन का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। इसके अनुसार शिक्षण के उद्देश्यों, सीखने के अनुभवों, परीक्षणों में प्रमुख संबंध स्थापित किया जाता है। सतत मूल्यांकन में शिक्षण तथा परीक्षण दोनों ही क्रियाएं एक साथ चलती हैं। मूल्यांकन एक सतत तथा व्यापक क्रिया मानी जाती है। सतत मूल्यांकन में छात्रों को के व्यक्तित्व संबंधी निम्न पक्ष आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्र के पक्ष के बारे में जानेंगे। तो पहला है कि छात्र की अभिरुचि। ठीक, लिखा है एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट। मुख्यतः समझा जाता है कि जो पिछली कक्षा में अच्छे छात्र जो होते हैं पिछली कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए, वे अगली कक्षा में भी अच्छे अंकों से जो परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। ठीक है, और परीक्षाएं बालकों में अर्जित ज्ञान का मापन करती हैं। यह वचन सदैव विश्वसनीय नहीं होता। ये हो गई। आगे छात्र की सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट। आज के समय में सृजनात्मकता का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह एक प्रमुख समस्या है कि शैक्षिक प्रक्रिया में सृजनात्मकता का विकास कैसे हो, परंतु सृजनात्मकता के मापन के लिए अभी कोई संतोषजनक उपकरण नहीं है। तीसरा, ज्ञान, नॉलेज। मूल्यांकन किसी भी विद्यार्थी के ज्ञान का मापन करता है कि उस व्यक्ति का ज्ञान किस कोटि का है तथा उसके आधार पर उसके भविष्य के विषय में संभावना व्यक्त करता है। पारिवारिक रुचियाँ, इंटरेस्ट ऑफ फैमिली। पारिवारिक संबंधों का मूल्यांकन करना कठिन होता है। व्यक्ति में अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं, उसकी यह विशेषताएं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। बोध यानी अंडरस्टैंडिंग। किसी व्यक्ति के ज्ञान का मापन भी उसके आधार पर हो सकता है, अतः मूल्यांकन के क्षेत्र में व्यक्ति की समझ शक्ति का मापन करना तथा आवश्यक निर्देश में सहायता करना है। ठीक, ये हो गया। आगे वैयक्तिक रुचियाँ यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अभिरुचि परीक्षणों, प्रश्नावली तथा साक्षात्कार के द्वारा वैयक्तिक रुचियों का मापन किया जाता है। शारीरिक स्थिति तथा स्वास्थ्य, हेल्थ एंड फिजिकल स्टेटस। शारीरिक स्थिति का मापन अति आवश्यक होता है। इसके लिए प्रश्नावली, स्वास्थ्य इतिहास तथा निरीक्षण पद्धतियाँ उपयुक्त होती हैं। स्वास्थ्य का शारीरिक, ये दोनों स्वयं में उतने महत्वपूर्ण हैं कि बिना इन तत्वों को लिए कोई भी मूल्यांकन पद्धति अधूरी रह जाएगी। ठीक, ये हो गया। आगे अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। यह ज्ञात किया जा सकता है कि किस सीमा तक विद्यार्थी ज्ञान का प्रयोग करता है। ठीक, आगे है विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि, एजुकेशनल अचीवमेंट। शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने में उनके ढंग होते हैं। परीक्षाओं के प्राप्तांक, परामापीकृत परीक्षाओं के परिणाम तथा विद्यालय की क्रियाएं प्रमुख होती हैं। 10वां है विद्यार्थी की त्रुटियां यानी मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट। यानी मूल्यांकन के माध्यम से छात्र की इस बात की जांच हो जाती है कि वह त्रुटियां क्यों कर रहा है तथा उन त्रुटियों का निवारण कैसे किया जाए। ये हो गया। आगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अंतर। सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो अध्ययन अध्यापन के साथ साथ चलता रहता है। इससे यह जानने में सुविधा होती है कि विद्यार्थी के व्यवहार एवं अनुभव में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या यह वांछित उद्देश्यों के अनुरूप हो। व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक को शामिल किया जाता है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि सतत मूल्यांकन का अध्ययन अध्यापन के साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जबकि व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी के विकास के सभी पक्षों के या समग्र मूल्यांकन की प्रक्रिया। ठीक, ये हो गया।
आगे सतत मूल्यांकन में परियोजना कार्य को स्पष्ट करें। यह किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संपादित किए जाने वाली गतिविधि क्रियाकलाप है। इन परियोजना से श्रम करने, संग्रह करने, आंकड़ों का विश्लेषण करने, संख्या करने जैसी शक्तियों से उभारा और मापा जा सकता है। परियोजना निर्माण को विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों से संबंधित रखना होगा। समूह परियोजना बनवाने से बच्चों का परस्पर सहयोग, अनुभाग बांटने एवं एक दूसरे से जानकारी हासिल करने जैसी शक्तियों का आकलन कर सकते हैं तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना भी सक्रिय रूप से कर सकते हैं। ये हो गया। मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम को समझाइए। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। लिखा है कि मूल्यांकन में ग्रेडिंग जो सिस्टम से आशा है कि अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करना। ठीक, जैसे ग्रेड अंक 1 से लेकर 9 तक आदि और भी हो सकते हैं, और अक्षर ABCD इत्यादि हो सकते हैं। एक ग्रेड प्राप्तांक के प्रतिशत को एक सीमा का परिचायक होता है, जैसे कि 1 या A को 90% से ऊपर प्राप्तांक का परिचायक किसी परीक्षा में माना गया है तो उसमें 90% से अधिक प्राप्तांक वालों को 1 या A ग्रेड दिया जाएगा। जहाँ अध्ययन के कई विषम या क्रियाएं हैं, जहाँ प्रत्येक विषय एवं क्रिया में निर्धारित ग्रेड की प्रतिशत सीमा के अनुसार ग्रेड दिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार प्राप्तांकों के समग्र योग को भी ग्रेड व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ लघुत्तरीय प्रश्न वो हो गए। आगे हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रश्न की सतत मूल्यांकन की अवधारणा का अर्थ बताइए, आशय बताइए। ठीक, तो लिखा है सतत मूल्यांकन की ऐसी व्यवस्था जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलती है। ठीक, इसमें शिक्षार्थियों के अनुभवों और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। सतत मूल्यांकन लिखित, मौखिक एवं अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से संपन्न होता है। सतत मूल्यांकन में प्रत्येक इकाई से शिक्षण के उपरांत या शिक्षण के दौरान विभिन्न उपकरणों से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे यह पता लगाया जाता है कि जो अध्यापित विषय वस्तु छात्रों को समझ में आ रहा है अथवा नहीं। व्यापक मूल्यांकन के कौन कौन से पक्ष हैं? तो व्यापक मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। तो संज्ञानात्मक पक्ष में क्या है कि भाई बालक में निहित ज्ञान, स्मरण, पुनः स्मरण, अभिज्ञान की अवधारणा को मजबूत करना संज्ञानात्मक मूल्यांकन है, जिसमें रुचि एवं चिंतन सम्मिलित किए जाते हैं। भावात्मक में क्या है कि बालक में निहित दया पक्ष, भाव पक्ष, दया, करुणा, पुनर्वास की इच्छा, सत्यनिष्ठा, श्रद्धा भाव आदि का मूल्यांकन किया जाता है। कौशलात्मक पक्ष में बालक में निहित कार्यकुशलता, कार्य करने की क्षमता, श्रम के प्रति निष्ठा तथा रचनात्मक व क्रियात्मक प्रवृत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। ये हो गया। व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। तो व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना होता है। आगे है कि सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। तो सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे विद्यार्थियों के अनुभवों और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे। ये हो गया। और सतत मूल्यांकन की विधियों के नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, विधियों के नाम। तो वर्तमान में परंपरागत रूप से अर्धवार्षिक जो परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा काफ़ी अधिक समयांतर के बाद होती हैं, जिनके कारण बालकों की कठिनाइयों को पहचान कर दूर करना संभव होता है। तब बालकों की जो प्रगति को निरंतर बनाए रखने के लिए सतत मूल्यांकन करने हेतु कुछ अग्रलिखित नई प्रविधियों को अपनाया गया, जैसे सत्र परीक्षा, इकाई परीक्षा, मासिक परीक्षा और सेमेस्टर परीक्षा हो गई। ठीक, तो ये इनके द्वारा क्या है कि ये सतत मूल्यांकन की विधियाँ हो गई। आगे है कि सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया है? ठीक, तो ये क्या है? CBSE के द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। आगे है सेमेस्टर पद्धति से क्या आशय? ठीक, तो सेमेस्टर पद्धति आप लोग भी जो DLED कर रहे हैं ये भी सेमेस्टर पद्धति है। इसमें क्या होता है, 6 महीने पे परीक्षा होती है। ठीक, तो सतत मूल्यांकन की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि में 6 महीने की सेमेस्टर पद्धति लागू किया गया है। प्रत्येक सेमेस्टर पूरा करने के बाद परीक्षा आयोजित की जाती है। इस अवधि में सीमित पाठ्यक्रम होने के कारण छात्रों को अधिगम करने में आसानी रहती है तथा 6 महीने बाद यह ज्ञात हो जाता है कि छात्र में किस स्तर पर कमी है। इस पद्धति में सेमेस्टर का परीक्षाफल निकलने का इंतजार न करके तुरंत अगले सेमेस्टर की पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे लघुत्तरी और जो अति लघुत्तरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और चैनल में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।